लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने हिंदी भाषा और कंप्यूटर। आज पढ़ेंगे लिपि का विकास। लिपि क्या है? जिसमें किसी भाषा का विकास होता है। लिपि जैसे हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान ली जाते हैं, लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने जाते हैं, जो निशान माने, उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे अ ई उ क ख ग, ये सारे क्या है? वर्ण है। लेकिन जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसको लिपि कहते हैं। तो लिपि और भाषा में क्या अंतर है? लिपि और भाषा में क्या अंतर है? हरदेव बहारी के अनुसार भाषा शब्द भष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। भाषा का आधार ध्वनि है, जो हमारे कंठ से जो ध्वनि निकलती है, जो मानव मुख से निकलती हो और अर्थवान हो। ऐसी ध्वनि जिसका कुछ अर्थ हो, मतलब ऐसी चिल्लाते रहे वो भाषा नहीं कहलाएगी। ठीक है। ऐसी ध्वनि जिसका कुछ अर्थ हो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यह श्रव्य और कर्ण गोचर होती है। श्रव्य मतलब सुनने लायक और कान को आराम देने वाली, वो भाषा होती है। कान को कष्ट दे वो भाषा नहीं होती है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि क्या होती है? जो लिखने के लिए यूज होती है। बोलने में तो वर्ण बोलते भी है, लिखते भी। जब लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। ठीक है। लिपि दृश्य और दृष्टिगोचर होती है। अब भाषा क्या होती है? सुनी जाती है, श्रव्य होती है, सुनी जाती है। लेकिन लिपि क्या होती है? देखी जाती है, उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा। भाषा को एक व्यक्ति समझा जाए तो लिपि उस व्यक्ति का चित्र या फोटो। अगर एक व्यक्ति भाषा है, वो बोल रहा तो भाषा है, लेकिन उसकी फोटो क्या है? लिपि है, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं। भाषा असल है और लिपि उसकी नकल है। फोटो क्या होता है? किसी का नकली चित्र ही तो होता है फोटो। जो असली आदमी है वो भाषा है और उसकी जो फोटो है वो लिपि है। ठीक है। तो भाषा असल है और लिपि उसकी नकल है। अब लिपि का विकास क्रमानुसार, सीक्वेंस में लिपि का अनुसार करें तो कैसे? सबसे पहले चित्र लिपि। पहले लोग चित्र बनाकर एक दूसरे को संकेत करते थे। फिर उसके बाद आई सूत्र लिपि, फिर आई प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और उसके बाद ध्वनि लिपि। तो 5 चरण आते हैं इसमें। एक सीक्वेंस में 5 चरण है। सबसे पहले चित्र लिपि थी, चित्रों के जरिए कम्युनिकेट किया जाता था। फिर सूत्र लिपि आई, फिर उसके बाद प्रतीक लिपि आई, प्रतीक लिपि के बाद भाव लिपि और भाव लिपि के बाद ध्वनि लिपि। अभी क्वेश्चन बन सकता है, इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि किस सीक्वेंस में आगे पीछे कर दिया तो सीक्वेंस लगाओ। तो चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। अब है ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि के बारे में राजबल्ली पांडे का विचार है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्म या वेद की रक्षा के लिए हुआ था। ब्राह्मी लिपि का विकास ब्रह्म जो भगवान है और वेद जो हमारे वेद है, 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए हुआ था। ब्राह्मी लिपि के विकास को 3 भागों में विभाजित किया था। ब्राह्मी लिपि जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल, ये 3 काल है जिसके अंदर ब्राह्मी लिपि का विकास होता है। इसी गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ये हुआ गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में क्या है? उत्तरी शैली, गुप्त शैली, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को हम सिद्ध मात्रिक भी कहते हैं। कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रिक भी कहते हैं। उसके बाद आती है देवनागरी लिपि। ठीक है। इसके बाद भारत के प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों में 3 लिपियां मिलती हैं। भारत के प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों में कितनी लिपियां मिलती है? 3। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्रह्म लिपि। मतलब मेन अब क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन शिलालेखों में कितनी लिपियां हैं? 3 लिपियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है और ब्राह्मी लिपि है। सिंधु लिपि चित्राक्षर लिपि है, मतलब चित्रों से अक्षर बने। चित्राक्षर लिपि जिसमें चित्र और अक्षरों का मेल होता है, जो चित्राक्षर लिपि कहते हैं, वो सिंधु लिपि है। खरोष्ठी लिपि क्या है? दाएं से बाएं तरफ लिखी जानी, दाएं से राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, वो खरोष्ठी लिपि है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि क्या है? ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलती है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, जो हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है। देवनागरी नामकरण का प्रश्न। अब देवनागरी का नामकरण कैसे हुआ? देवनागरी लिपि क्यों कहा गया? कुछ विद्वानों गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने से इसे नागरी लिपि कहते थे। मतलब जो लिपि थी वो कुछ ब्राह्मणों ने विकसित की थी, जो कि गुजरात के नागर थे, गुजरात में रहने वाले, उनकी कास्ट नागर थी, तो इसीलिए इसको नागरी लिपि का नाम दे दिया। स्थापत्य की एक शैली नागर शैली थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृति होती थी। मतलब
ऐसी आकृति होती थी जिनकी 4-4 भुजाएं, 4-4 हाथ होते थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता था, जो बाद में देव भाषा संस्कृत से जुड़ गई। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है, संस्कृत से जो बनी हिंदी, तो हिंदी की लिपि भी देवनागरी लिपि, और ये देवों की भाषा है, इसीलिए देवनागरी लिपि इसका नाम दिया गया। संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है, परिणामतः नागरी का नाम देवनागरी हो गया। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास। अब देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला उपयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है गुजरात के शिलालेखों में। और किसके? नरेश जयभट्ट के। गुजरात के नरेश मतलब गुजरात का नरेश मतलब राजा, गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त हो रही है। अब देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषा की लिपि है? कौन कौन सी भाषा के अंदर देवनागरी लिपि यूज होती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं के अंदर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। चार्ल्स विलिंग्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय किनको जाता है? चार्ल्स विलिंकन्स और पंचानन को। चार्ल्स विलिंकन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। देवनागरी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। जैसे क के लिए क ही ध्वनि है, उसके लिए कोई दूसरी ध्वनि नहीं है। दूसरा, वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। किसी चीज को बोलने के सबसे पहले आवाज कहां से? कंठ से निकलती है। फिर तालु, जो जीभ के नीचे तालु होता है, वहां से उसको कांटेक्ट होता है। फिर मूर्धा, मुंह से, फिर दंत और फिर होठों से। तो कई वर्ड्स हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से बोले जाते हैं, कुछ मुंह से बोले जाते हैं, कुछ अक्षरों को बोलने में दांत जो है वो मिल जाते हैं आपस में, तो दंत ध्वनि हो गई वो। ओष्ठ, कुछ अक्षरों को बोलने के लिए हमारे होठ जो है वो आपस में मिलते हैं, तो वो ओष्ठ। तो वर्णमाला का जो क्रम है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्रम कैसे है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तीसरी विशेषता है इसकी, इसी वैज्ञानिक क्रम के क्रमानुसार अक्षरों का क्रम रखा गया है। तो मतलब जो सबसे पहले वर्ड निकलेंगे, जैसे ये कंठ से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जो वर्णमाला में जो सबसे पहले अक्षर आते हैं वो कंठ से निकलते हैं। फिर उसके बाद वो अक्षर आते हैं जो तालु से निकलते हैं। फिर उसके बाद वो अक्षर आते हैं जो मुंह से निकलते हैं। उसके बाद वो अक्षर आते हैं जो कि दंत अक्षर होते हैं, और कुछ और सबसे लास्ट में ओष्ठ। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है इसकी? व्यंजनों के साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे क्ष, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी आदि। ऐसा होने के कारण लेखन में स्थान बचता है। मतलब ऐसा होने के कारण जो लिखते हुए समय बच जाता है, पूरा पूरा अक्षर आ गया ना इसके अंदर। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। क्षत्रिय के लिए के पहले लगाना पड़ेगा, के साइलेंट हो गया क्षत्रिय के अंदर। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं उसके अंदर, तो समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। क्षत्रिय है तो क्ष से ही शुरू होगा। ठीक है। साइकोलॉजी है तो सा से ही शुरू होगी, अंग्रेजी की तरह पी से शुरू नहीं होगी। ठीक है। पांचवी विशेषता क्या है? संस्कृत, नेपाली, हिंदी, मराठी की यह एकमात्र लिपि है। मतलब संस्कृत, नेपाली, हिंदी और मराठी की लिपि देवनागरी ही है। इन भाषाओं की कोई दूसरी लिपि नहीं है। ठीक है।